हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो फर्स्ट लेक्चर जो है अल्टरनेटिंग करंट का हमारा फिनिश हो गया है, हम लोग उसको कर लिए हैं। तो सेकंड लेक्चर पे हम आज बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर ही नहीं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। आप देखिए वीडियो को और इन्जॉय करें। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है और वो लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप का मतलब हम पहले लेक्चर का थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं कि आखिर हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए पहला लेक्चर का जो हमारा शुरुआत है ना, वो हुआ था कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या, ठीक है। फिर एसी और डीसी, डीसी क्या है, एसी और डीसी में डिफ्रेंशिएट किया था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, मीन करंट, एवरेज करंट, आरएमएस करंट के बारे में हमने जाना था। जो लास्ट जो पॉइंट हमारा चल रहा था ना, वो आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर करंट या वोल्टेज के बारे में चल रहा था। उसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस लेक्चर में हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे और भी सारी चीज़ थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और सर्किट थ्योरी के बारे में जानेंगे। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, जब ये सब सर्किट में आते हैं तो इनका क्या रोल होता है, इनका क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक चार्ट हम बनाते हैं कि यहाँ पे इस चार्ट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए I इक्वल टू यहाँ पे I1 मान लेते हैं, I0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसका जो है हम देखते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है, इसका आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ चीजें यहां पर रहेंगी, जैसे यहां देखिए I इक्वल टू I0 है ना, I1 I2 अगर मान लीजिए I0 साइन ओमेगा टी प्लस I0 कॉस ओमेगा टी आ जाए, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर I3 जो है वो हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो आप पहले लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको फिल इन द ब्लैंक्स करें। देखिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे I1 है तो सबसे पहले बात होगी एवरेज वैल्यू की। एक काम करते हैं, देखिए आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो साइन के अंदर यहाँ पे जो t का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे क्या है, t का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ओमेगा हो गया, ठीक है। एवरेज वैल्यू, जब भी एवरेज वैल्यू की बात हो और टाइम इंटरवल वगैरह ये सब नहीं दिया रहे तो हम देखते हैं कि किस टाइम पे वो रिपीट कर रहा है, तो उस टाइम इंटरवल हम लेते हैं। तो उस टाइम इंटरवल में कितना होता है इसका एवरेज वैल्यू, 0 होता है, ठीक है ना। 2I0 अपॉन पाई, ये जो एवरेज होता है ना वो 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन हम कहाँ लेने वाले हैं, यहाँ से 0 से 2 पाई। देखो मैं 0 से पाई बोल रहा हूँ यानी t/2 को बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 0 से 2 पाई बोल रहा हूँ यानी टोटल टाइम को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या टोटल टाइम ले रहा हूँ। यहाँ आरएमएस वैल्यू देखिए, आरएमएस वैल्यू जो होता है इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आरएमएस स्क्वायर करेंगे, ठीक है, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज लेंगे, आपको पता है एवरेज dt इंटीग्रेशन dt 0 से t 0 से t, ठीक है, यहाँ से 0 से, उसके बाद में स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में हम क्या लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आता है, आरएमएस वैल्यू आता है, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। तो ये हमने पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से इसका आरएमएस वैल्यू जो देखिए हमने क्या देखा था, वहाँ पे कितना आया था, I0/√2, यानी जो वैल्यू यहाँ पिक वैल्यू होता है यहाँ पे। देखिए एक और हम इसमें
बांट सकते हैं, एक और इसको बांट सकते हैं यहाँ पे पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पीक वैल्यू कितना हो गया, आई नॉट हो गया, और पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है आरएमएस वैल्यू। सिंपल है, अगर आपको पहला समझ में आ गया तो दूसरा आसानी से कर सकते हैं और सब, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे बोल सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप से बोल सकते हैं। ए आई नॉट है और बी भी आई नॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आपको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ √a² b²। एक्चुअली किया क्या जाता है कि a² b² अंडर रूट से डिवाइड किया जाता है और उतना ही से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने वाला तो यहाँ पे लिख दिया, और देखिए यहाँ पे a अपन √a² b² को अगर आप cos अल्फा मान लेते हैं, सॉरी cos अल्फा मान लिए, तो क्या हो गया साइन थीटा cos अल्फा। तो ये जो है ना साइन अल्फा हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा cos थीटा, तो यहाँ क्या आ गया √a² b² और साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। इस टाइप से ये जो एक्सप्रेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा क्या बन जाता है √a² प्लस b² साइन अल्फा प्लस थीटा। अगर बात आ गई अल्फा क्या है, तो अल्फा देखिए क्या है, हमने क्या माना था a अपॉन a² प्लस b² अंडर रूट को कॉस अल्फा माना था। तो अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई। देखिए नॉलेज के लिए बताई, क्योंकि ये कभी कभी आपके काम आ सकता है। अगर आप ने पढ़ा होगा ना, SHM पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, ठीक है, वेव वगैरह में, तो वहाँ पे फेज की बात आती है, इवन वेव ऑप्टिक्स में भी आता है। तो ये चीज़ें यूज होता है और ये काफ़ी फेमस बात है, ये साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। हम यहाँ पे डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन जो इक्विवेलेंट टू आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² अंडर रूट, तो √2 आई नॉट हो जाएगा और साइन थीटा जो कि यहाँ ओमेगा टी है और प्लस अल्फा। बात समझ में आई। तो इस टाइप से अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, तो पीक वैल्यू, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पे इसका पीक वैल्यू मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो आई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए, जो कि 1 हो सकता है, 1 इंटू आई नॉट, इसलिए आई नॉट हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, ये भी तो साइन एक थीटा ही है ना, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा √2 आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखिए हमारा जो है ना, इसका जो है पीरियड जो है इससे डिसाइड होता है टी के कोफिशिएंट से, तो वहाँ से इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0 है। यहाँ ओमेगा टी प्लस अल्फा है, बीटा है, कुछ भी आए, वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है किसी पीरियड में ऐड हो जाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जिस तरह से जिस मेथड को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब आ गई आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है, जो भी पीक वैल्यू होता है उसको √2 से डिवाइड कीजिए, तो इसको √2 से डिवाइड, तो √2 गायब हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखिए आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे। देखिए ये सब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि जो शुरू में मैंने पढ़ा था ना वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो हमारा जो फॉर्मेट है ना वो ऐसे आना चाहिए, इस टाइप से आना चाहिए, साइन के फंक्शन में आना चाहिए, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है, हमारा जो भी चीज़ हुआ है ना, वो इसके फॉर्मेट में हमने जाना है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि कुछ चीज़ें जो कॉस में है, इधर उधर है, उनको हम साइन में लाएं। तो
तो यहाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो इसको भी हम साइन में ला सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से डिवाइड किया, तो देखिए आई नॉट बाई 2 हो गया, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पे पीक वैल्यू ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो इसलिए पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाएगा आपका। करेक्ट है, सही है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज जो है, इसका एवरेज भी 0 हो जाएगा, इसका एवरेज भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जिस इंटरवल में बात होगी 0 से t, ठीक है ना, 0 से 2 पाई इंटरवल है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए 0 से t। यहाँ 4 ओमेगा टी भी रहता तो भी 0 आता, कुछ यहाँ कुछ भी अगर कांस्टेंट रहता है यहाँ पे 2 ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा इस टाइप से, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। समझ में आया? तो इस चीज़ को देखिए, तो ये आप चार्ट जो है इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने कॉपी में उतार दीजिए पॉज करके। ठीक है, हाँ तो देखिए हम बात कर रहे थे आरएमएस करंट की, यानी रूट मीन स्क्वायर करंट की। तो हमारे पास क्या होता है, आरएमएस जो होता है, करंट हो या वोल्टेज हो, वो होता है पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। ये हमने देखा, ये एक सिंगल वैल्यू है, एक डीसी करंट टाइप का है, जिसका पावर कंजप्शन उतना ही होता है जितना इससे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से होता है। क्योंकि ये बार बार इसको लेना, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम पे करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्यों ना एक फिक्स वैल्यू ले ले, ताकि हमारे पास जो पावर है वो V इंटू आई करना पड़े, और I जो है वेरिएबल आ जा रहा है, तो वो कांस्टेंट करंट ले लेते हैं। वो कांस्टेंट कितना होता है, आई नॉट बाई रूट 2, इसका पीक वैल्यू बाई रूट 2। किसी टाइम t में जितना पावर इससे आएगा, उसी टाइम t में अगर हम इस करंट को आई नॉट बाई रूट 2 से रिप्लेस कर दे, उतना ही पावर कंजम्पशन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग एक बात क्या है कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं, और उसको कैसे, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो डिवाइस होता है, एसी जो मीटर होता है ना, जैसे करंट मेजर करे या वोल्टेज मेजर करे, हाउस होल्ड में हमारे घर पे जो बिजली बिल आता है ना, उसमें क्या होता है, कौन सा करंट होता है, क्या ये पीक वैल्यू होता है, क्या एवरेज वैल्यू होता है, या आरएमएस वैल्यू होता है? सोचिए आप। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, एवरेज ले, एवरेज तो 0 हो जाता है, समझ में आया ना, 0 से t इंटरवल में एवरेज 0 हो जाता है। ये भी पिक वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहता है, तो हम एक सिंगल करंट से रिप्लेस करते हैं, ताकि उसका इफेक्ट वही आए जो एक वेरिएबल्स करंट से किसी t टाइम पे इफेक्ट आता है। तो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, उसमें जो करंट का कंजम्पशन या वोल्टेज का कंजम्पशन अगर दिया हुआ है, तो वो कौन सा करंट होता है, आरएमएस करंट होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को आरएमएस मानेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास 440 वोल्ट और यहाँ पे 50 हर्ट्ज ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इस टाइप का अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे VRMS मतलब वोल्टेज जो RMS दिया हुआ है कितना, 440। तो यहाँ से पीक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें पता है कि जो V0/√2 जो है वो 440 होगा, क्योंकि V0 को हम पीक वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, 440 √ मल्टीप्लाइड होकर। सिंपल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हमें एवरेज नहीं देता है, ये हमें पीक वैल्यू नहीं देता है। कौन सा वैल्यू देता है, RMS देता है। ये घर वाली बात हो गई ना, है कि नहीं। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी,
तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ है, तो एफ है तो हम यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि 2 पाई एफ होता है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ यानी कि 50 यानी 100 पाई। समझ में आया ना? तो इस टाइप के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो याद रखें, आप इसको कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है या किसी भी डिवाइस जो होता है एसी डिवाइस में ये क्लियर नहीं है कि वो आरएमएस करंट है या एवरेज करंट है या पीक करंट है, जो भी है, तो हम उसको क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू मानेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब जो है हमें क्वेश्चन करेंगे बहुत अब जो है हम एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करें, आपके पास 3 मिनट टाइम है, इसको आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन ए हाउस आर मार्क्ड विथ 220 वोल्ट 50 hertz, write the equation of the instantaneous voltage if resistance of the circuit is 20 ohm, find also instantaneous current। तो देखिए फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जल्दी से डाटा लिख देते हैं। तो जो भी डाटा है, तो यहाँ पे देखिए V दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये कौन सा V है, बताया था ना आरएमएस वोल्टेज होता है ये, तो 220 आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। तो हमारा जो करंट होता है, वोल्टेज होता है ना, वो होता है वी नट साइन ओमेगा टी टाइप का। अगर कुछ फेज हो तो फाई भी डाल देते हैं, सही है। तो देखिए वी नट नहीं पता है, कैसे पता करेंगे, इससे पता करेंगे, और ये हमारे पास है। तो वी नट जो होता है, वी नट बाई √2 वो होता है वी आर एम एस। तो यहाँ से वी नट हो जाएगा √2 टाइम्स आर एम एस कितना है 220। समझ में आया? तो यहाँ पे 220 √2 आ गया। अब साइन, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पता है, तो हमारे पास हमको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 पाई एफ होता है। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 पाई टी प्लस 5। देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, इसीलिए हमारे पास जो आंसर होगा 220 √2 साइन 100 पाई टी प्लस 5, ठीक है। 5 कोई फेज है, कोई इनिशियल फेज है। अब इनिशियली कोई तो कंडीशन दिया नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब बात आई करंट की। तो देखिए करंट जो होता है वो होता है जो भी V दिया हुआ है उसको R से डिवाइड कर दे। ओम्स लॉ AC में भी लगता है, DC में भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आया था 220 √2 साइन 100 पाई टी प्लस 5 को आप किससे डिवाइड कर दे, 20 से डिवाइड कर दे। तो 2 से 2 गया, कितना बचा 11 √2 साइन 100 पाई टी प्लस 5 आ गया आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे नया सा प्यारा सा। तो देखिए क्वेश्चन को आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 5 मिनट्स, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिवाइस ड्रॉज करंट 4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड आरएमएस करंट। क्लियर है ना? देखिए ये क्या है 220 वोल्ट, ये आरएमएस वोल्टेज है। 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, कौन सा डिवाइस कर रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास डिवाइस वगैरह सब रहता है ना, वो कौन सा करंट लेता है, आरएमएस करंट लेता है। तो हमारे पास आरएमएस करंट पता है, आरएमएस वोल्टेज पता है, तो आरएमएस तो बाकी सब निकाल ही सकते हैं। देखिए आरएमएस करंट कितना हो गया 4 एम्पियर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज नहीं पूछा है, पीक करंट पूछा है।
तो देखिए करंट पूछा है तो RMS करंट जो होता है वो होता है पीक करंट डिवाइडेड बाई √2। तो I0 जो हो जाएगा 4√2 एम्पियर। समझ में आया? ये सेकंड। थर्ड, द एवरेज करंट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो कुछ ऐसा ऐसे ये पूछा है, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये आपको पता है कि 2I0/π होता है कि नहीं? तो 2I0/π, तो ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा जो है 2I0 कितना आया 4√2/π। जो भी आएगा आंसर वही होगा। हाफ साइकिल का पूछा है पॉजिटिव का, निगेटिव हाफ साइकिल का जस्ट इतना का निगेटिव हो जाएगा 4√2/π। हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है 2I0/π और जो निगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा -2I0/π हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो पूछा है होल कंप्लीट साइकिल। तो जो फिफ्थ है कंप्लीट साइकिल का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट ये निगेटिव पार्ट दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि y एक्सिस पे करंट दिया हुआ है और एम्पियर में है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, और x एक्सिस पे क्या दिया है 1 2 3 4 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, t जो टाइम एक्सिस है और ये है करंट एक्सिस है। तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है और साथ ही साथ आरएमएस करंट भी निकालना है। क्वेश्चन ऐसे देखकर लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीपीवाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज करंट। तो देखिए सिंपल बात है, ये टाइम एक्सिस है और ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये रहा ग्राफ, फिर ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। समझ में आया ना? एक्चुअली इसका मतलब हुआ ना कि यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो गया है। आप इसको ऐसा कंसिडर मत कीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ग्राफ 0 पे यहाँ पे है और 2 सेकंड पे ऐसे गया है, ये फिर 2 सेकंड पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ गया है। ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है। कितने सेकंड पे, 2 सेकंड का। देखिए 0 से 2 सेकंड में जिस टाइप का स्ट्रेट लाइन है वैसा ही स्ट्रेट लाइन 2 से 4 सेकंड में है, वैसा ही स्ट्रेट लाइन 4 से 6 सेकंड में आएगा। यानी जो रिपीट हो रहा है वो 2-2 सेकंड पे हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे कि कितने टाइम में हमें एवरेज निकालना है और फंक्शन पीरियोडिक हो, तो हम एक पीरियड का निकाल लेते हैं और बाकी हो जाता है। वहीं सबका ओवरऑल क्या होता है, एवरेज होता है। तो हम यहाँ एवरेज जो निकालेंगे हम 0 से 2 सेकंड के बीच में निकालेंगे और जो यहाँ पे एवरेज आएगा वो ओवरऑल इस फंक्शन का एवरेज हो जाएगा। करेक्ट। तो देखिए हम 2 मेथड बताया था ना मैंने, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो होता है आप उस इक्वेशन को लिखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले क्या था, फंक्शन को लिखिए, I0 sin ओमेगा टी था हमारे पास, उसको हम एवरेज लेते थे, मीन लेते थे, dt करके इंटीग्रेशन करते थे, फिर dt से ऐसे इंटीग्रेशन करके डिवाइड करते थे। वो एक तरीका होता है और दूसरा जो ग्राफिकल तरीका होता है। तो हम दोनों यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला मेथड जो है हम ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ में क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं। कौन सा एरिया, अलजेब्रिक एरिया। अलजेब्रिक एरिया मतलब ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला एरिया निगेटिव लेते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ गया है, समझ में आया? तो ये देखिए ये जो है जितना एरिया ये सबटेंड किया है नीचे, ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ इतना ही एरिया सबटेंड किया है ना, उतना ही एरिया ये भी है, सिमेट्री है। देखिए ये 2 और यहाँ से 2 फिर 2 यानी 4 हो गया। ये देखिए 2 2 4 हो गया। 0 से 1 सेकंड ये भी है, 0 से 1 से 2 सेकंड ये भी है। यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है। तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, लेकिन अपोजिट होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना, एरिया निकाल कर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा, जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा, लेकिन इसका निगेटिव आएगा और इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो हम बोल सकते हैं ये एरिया निगेटिव आया और ये एरिया पॉजिटिव आया, ओवरऑल कैंसिल हो गया। हमने एक इंटरवल का निकाल लिया, क्या, एवरेज। कैसे? ओवरऑल एरिया फाइंड करके। तो कितना आया एवरेज? 0, क्योंकि एरिया क्या आया? 0। तो इस टाइप से हम, ये मेरा कौन सा था? मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में क्या होता है, वहां पे था क्या था, I इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते थे और फिर dt से ऐसे करके 0 से t, 0 से t हमने किया भी है इसे। तो यहाँ जो फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे ऑब्वियसली, और इक्वेशन को लिखकर हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे dt से, इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखें। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो देखिए ये जो पॉइंट है 1,0 हो गया, और ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। तो इन्हीं 2 पॉइंट को लेकर मैं स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, और स्लोप यानी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अगर आप मैथ्स जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। या y इक्वल टू mx प्लस सी भी कर सकते हैं। mx पहले स्लोप निकालिए और c हो जाएगा ये इंटरसेप्ट, वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा इसमें। तो y माइनस y1, अगर आप इसको x1 मान लिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा y1। तो क्या करा, x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0, x2 y2 कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4। तो उस हिसाब से ये सारे वैल्यूज आप रखिए। y माइनस y1, एक मिनट आप यहीं पे कर दीजिए ना, यहाँ पे y क्या है, करंट है ना, तो करंट यहाँ पे I लिख दीजिए, जो कि y1 यानी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कितना है 0 है, इक्वल टू x माइनस x क्या है t है, x1 कितना है 1 है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1, ठीक है। बस इक्वेशन हमारे पास क्या आया, I इक्वल टू t माइनस 1 इंटू 4, ये आया, ये एक्सप्रेशन आया करंट का। तो यही तो अब काम करने वाले हैं हम। क्या होता है किसी भी चीज का एवरेज, उस फंक्शन का ऐसे इंटीग्रेशन, और ये जिस टाइम इंटरवल में पूछे तो। समझ में आया ना? तो बस आप क्या कीजिए, t माइनस 1 इंटू 4 इसका इंटीग्रेशन कीजिए 0 से कितना सेकंड तक 2 सेकंड तक, और फिर dt से 0 से 2 सेकंड तक। अब इस हिसाब से यहाँ पे 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा t² / 2 माइनस टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, और यहाँ t आएगा इंटीग्रेशन में, और जब लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 रखिए, 4/2 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और फिर जब 0 रखेंगे तो 0 आ गया, तो 0 माइनस 0 0 अपॉन 2 0, तो एवरेज कितना आ गया 0। यानी ये कौन सा हमारा मेथड था, ये सेकेंड मेथड था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप छाप लीजिए, सिंपल बात है, आपने ट्राई किया होगा। तो आई होप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, आरएमएस करंट, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। तो आरएमएस करंट जो हम फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा करंट आया था t माइनस 1 इंटू 4, हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या आया था t माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। आरएमएस करंट इस वाले इंटरवल में 0 से 4, 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल हमें फाइंड करना है। तो देखिए आरएमएस क्या बोलता है, आरएमएस सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, मतलब t माइनस 1 4
इन सब का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर किया, फिर मीन लेंगे। तो मीन लेने के लिए हम dt लगाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, इसमें भी 0 से 2। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन आ जाएगा बाहर, ये उगल देगा क्या, t। तो t 2 - 0 नीचे आ गया 2। हाँ, RMS के लिए लास्ट स्टेप होता है रूट लगाना। सबसे पहले स्क्वायर करना, फिर मीन ले लेना और फिर बाद में रूट लगा देना। तो देखिए, तो ये यहाँ तक आया। उसके बाद में आप 16 बाहर कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, वो 2 आ जाएगा। इसको भी इधर ले लीजिए, रूट में सबको ले लीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, t - 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया ना। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, 2 यहाँ पे रखा तो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। जब 2 रखा तो 1 का होल क्यूब 1 और 0 रखा तो -1 का होल क्यूब -1, लिमिट में ये तो 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, और सब रूट में, तो 8 × √16/3 आंसर आएगा इतना एम्पियर। ये हो गया हमारे RMS करंट। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब आपके पास एक नया सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास कितना टाइम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं देता हूँ 6 मिनट, 6 मिनट्स टाइम देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a + b sin ωt हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या करना है, पहले ये तो देख ले भाई, एवरेज निकालना है और RMS निकालना है। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास वही घिसा पीटा सा फॉर्मूला जो है, f(t) dt 0 से t और dt निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। f(t) मतलब उस फंक्शन को रखेंगे ये पूरा को, फिर इसको इंटीग्रेट करो, ये सब कब, 0 से t में। समझ में आया। तो देखिए, लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड भी है। कौन सा, हमने क्या देखा था कि इसका जो एवरेज होता है क्या होता है, 0 होता है अपने टाइम इंटरवल में, एक टाइम पीरियड में। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये बचा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का एवरेज क्या हो जाएगा, a, है कि नहीं। क्या इसमें भी वही होगा क्या, 0 से t/2 में। सोचिए, जो एवरेज जैसे यहाँ पे sin ωt 0 से t के बीच में 0 आया है, क्या 0 से t/2 में ये भी 0 होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, क्योंकि आपको जनरली क्या मिलता है ना कि 0 से t ही मिलता है। तो आप आसानी से देख लेते हो कि हाँ, अगर यहाँ पे sin² ωt है तो उसका एवरेज आप ले लोगे 1/2, sin ωt है एवरेज 0 ले लोगे। लेकिन अगर आपके पास t/2 दे दे, 0 से t/2, 0 से t/4 दे दे, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आप बेसिक से नहीं जानते हैं, आपका फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं है, पिछले लेक्चर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आसान था, 0 से t में इसका एवरेज 0 हो गया, सिर्फ बचा क्या, a एवरेज। ठीक है, RMS निकालते हैं। तो RMS जो सेकंड वाला इसी का निकालते हैं। तो सेकंड जो है RMS क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, a + b sin ωt का होल स्क्वायर, और इसका फिर इसका एवरेज लेते हैं और फिर रूट लेते हैं। RMS स्क्वायर किया सबसे पहले फंक्शन को, फिर उसका मीन लिया और फिर बाद में क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। समझे ना। तो यहाँ देखिए, स्क्वायर कीजिए, a² + b² sin² ωt प्लस 2ab sin ωt अपॉन dt, ये सबका है, ये इंटीग्रेशन है, ये वाला सब में dt लगा दिया। तो सब एडिशन में है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज। देखिए
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या होता है 1/2। हमने ये किया है पहले लेक्चर में। तो इसका ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर डी टी अपन डी टी, मतलब इंटीग्रेशन लेकर, तो इसका कांस्टेंट है तो यहीं आ जाएगा एवरेज। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो बी स्क्वायर तो वही रहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या हो गया, यहाँ पे एवरेज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे इसको ऐसे ऐसे, क्योंकि एवरेज हम कांस्टेंट पे नहीं लेंगे, इस वाले पे लेंगे। तो बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये 2 हो जाएगा। 2ab साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करके dt, तो वहां तो हम पता है कि साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0 होता है, तो उस तरह से हम क्या लिख दिए 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। ये कब आया, जब 0 से t इंटरवल में हमने एवरेज पूछा। लेकिन तब क्या होगा जब 0 से t/2 के इंटरवल में पूछे, ठीक है। तो उस समय हम देखते हैं, पहले इसको आप छाप लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये RMS हो गया। RMS कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 सब अंडर रूट में। कब, जब टाइम इंटरवल हो 0 से t। नाउ ऐसा हो सकता है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो 0 से t/2 हो, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया। मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ a प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से t इंटरवल में, सॉरी t/2 इंटरवल में, और ये dt 0 से t/2 इंटरवल में। हमने ये किया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ये जो भी आएगा यही आंसर आएगा। ये तो हो गया एवरेज 0 से t/2। अगर मैं बोलूँ RMS करंट की बात करूँ तो वो हो जाएगा a प्लस बी साइन ओमेगा टी। आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद मीन ले लीजिए, किस इंटरवल में t/2, और फिर लास्ट में रूट लगा दिए, क्योंकि RMS का अर्थ वही होता है ना, स्क्वायर कीजिए, मीन लीजिए, फिर रूट लीजिए। समझ में आया। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, करेक्ट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर और फेजर। तो वैसे फेजर का थोड़ा सा डिस्कशन तो हो ही चुका है, लेकिन अब जो डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि फेजर क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका ग्राफ से कैसे उसका रिलेशन होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये रहा आपका वी नट। तो आपको पता है ना कि हमारे पास जो होता था वोल्टेज V = V नट साइन ओमेगा टी होता था, करेक्ट। तो वोल्टेज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है, दिखने में आसानी होता है, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, रिलेट करना भी बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये अगर ओमेगा टी एंगल हो गया, और मान लीजिए ये कोई वी नट है, एक वेक्टर है, और ये एंगल बनाया है ओमेगा टी, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे कितना आएगा, वी नट साइन ओमेगा टी। ये तो यही है ना कि अगर हम वोल्टेज को वेक्टर की तरह ट्रीट करें, जो कि वी नट है, उस अमाउंट का ये जो लेंथ है वो वी नट है, और वो वेक्टर अगर ओमेगा टी एंगल फॉर्म किया है एक्स एक्सिस से, तो उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वो कितना आता है, वी नट साइन ओमेगा टी आता है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देता है। चलिए इसको एक और अच्छे से हम समझते हैं। अगर हम वोल्टेज को वेक्टर ट्रीट करें और उसको ट्रीट करने के बाद वो वेक्टर अगर ओमेगा टी एंगल फॉर्म किया है एक्स एक्सिस पे, तो
उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देता है। बात सही है। करंट की बात आई है तो करंट जो है इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, तो आर टाइम्स छोटा हो गया तो करंट इसी पे आ जाएगा, यहाँ पे उतना ही एंगल फॉर्म किया है। देखिए ओमेगा टी, वोल्टेज भी ओमेगा टी, यहाँ पे करंट भी ओमेगा टी, यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा ये लेंथ और ये हो जाएगा टोटल वी नॉट। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ का, ये वेक्टर की तरह अगर हम माने हुए हैं तो ये कम है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। बात सही है। तो हम इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो आएगा ना इसका प्रोजेक्शन करंट का इस पे, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा और वो कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए आप सोचेंगे कि भाई वाई एक्सिस पे ही क्यों आ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओमेगा टी यहाँ रहे, हमने क्या किया है ना, हमारा इससे मतलब है वी नॉट साइन ओमेगा टी से मतलब है, तो यहाँ कॉस ओमेगा टी आएगा ना, है कि नहीं। हमने जब शुरू में ही मान लिया है कि वी नॉट साइन ओमेगा टी हम मानेंगे हमारा जो करंट है, जो वेरिएशन है, तो हम उसी के रिफरेंस में हम बाकी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो करंट है वोल्टेज के बाद, यहाँ देखिए, हाँ, तो अब जो है, ठीक है, तो अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो देखिए ये तो वोल्टेज हो गया, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ओमेगा टी, यहाँ पे ये जो है करंट है और ये जो है टाइम, ओमेगा टी है, एंगल है। तो जब एंगल है तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये वाला जो है पाई बाई 2 हो जाएगा, सही है। ये जो है ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई मैंने इसके सामने ही क्यों ड्रॉ किया, इसके साइड में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने ड्रॉ से कुछ अलग फीलिंग आता है। जैसे इसको है ना हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है, और करंट का जो होगा ना ये जो है इस लेवल पे आएगा, तो हम इसको ऐसे 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 कर सकते हैं, इसके नीचे ही रखेंगे। तो हमने पहले भी इसका चर्चा किया था और अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं कि करंट जो होता है और वोल्टेज जो होता है वो एक ही फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। तो इसीलिए जब करंट मैक्सिमम हुआ है तो वोल्टेज मैक्सिमम हुआ है, जब करंट मिनिमम है तो वोल्टेज भी मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा। तो इस बात को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो ठीक है, आप इसको छापिए। देखिए दो सिचुएशन है हमारे पास, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। ए का जो इक्वेशन है ऐसे बोल सकते हैं ए नट साइन ओमेगा टी है, बी का जो है बी नट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने क्या देखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, बस इसमें फाइव है लेकिन इसमें फाइव नहीं है, इसमें ए नट है बी नट है। देखिए जब भी फेज की बात आती है ना, जब भी फेज की बात आती है तो हमें सिर्फ इससे मतलब होता है और इसके इनसाइड क्या है उससे ज़्यादा मतलब होता है। तो हम ए नट और बी नट को हमें कोई लेना देना नहीं होता है फेज के मामले में, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने चलते हैं, फेज को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फील लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो अगर पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है तो आप क्या बोलेंगे कि बी जो है ए से फाइव ज़्यादा फेज में है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए t इक्वल टू जीरो पे ये तो जीरो हो जाने वाला है, गायब हो जाएगा ये। t इक्वल टू जीरो पे ये गायब नहीं होगा, बात समझ में आई। देखिए वो क्या बचेगा, बी नट साइन ओमेगा टी बचेगा और ये जीरो हो जाएगा।
तो फेज क्या होता है, एक बायोडाटा है, फ्यूचर है, जिस तरह से हम फ्यूचर को प्रेडिक्शन करते हैं ना, उस टाइप से। t इक्वल टू 0 पे जो घटना, जो इंसिडेंट इसके साथ घटेगा, समझ में आना है ना, t इक्वल टू 0 पे जो इंसिडेंट इसके साथ घटेगा वो सेम इंसिडेंट फाई एंगल कवर करने के बाद इसके साथ घटने वाला है। आप बात समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे जो इसके साथ घटेगा, ठीक है, अब उल्टे बोल रहा हूं इस बार, t इक्वल टू 0 पे जो इंसिडेंट इसके साथ होगा वो फाई एंगल पहले इसके साथ हो चुका है। समझ में आया ना? आप इसको फिर से रिपीट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे इसके साथ जो होगा अभी वो फाई एंगल कवर करने के बाद इसके साथ होगा। समझ में आया ना? तो इस बात को हम अच्छे से समझेंगे ताकि हमें फील आएगा जब भी फेज या फेजर डायग्राम या फेज डिफरेंस, फेज एंगल, बहुत सारी तरह की बातें होंगी, तो वहाँ हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए हम इसको देखिए, इस तरह से हम दो बातें निकल कर आती हैं। एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। ऑब्वियसली ये फाई एंगल ज़्यादा है तो वो लीड कर रहा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये फाई एंगल कम है तो ये लैग कर रहा है। दोनों बात एक ही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो है ना रेस है, इधर रेस लग रहा है और ये बहुत सारे पोल्स हैं। समझ में आया ना? तो t इक्वल टू 0 पे, हाँ बेटा, t इक्वल टू 0 पे गामा यहाँ पे ये दौड़ रहा है, इस पोल के पास है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे अल्फा इस पोल के पास है। तो कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि गामा जो है ना, ये दो पोल का जो गैप है ना, लीड कर रहा है किससे? अल्फा से। या अल्फा जो है ना, दो पोल का गैप लैग कर रहा है किससे? गामा के रिस्पेक्ट में। ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? आपस में। समझ में आया ना? तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर मान लीजिए v इक्वल टू वी नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, ठीक है, और कोई एक अदर करंट है, मान लीजिए I इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई है। समझे? तो हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा टी तो इसका भी ठीक है, इसका भी ओमेगा टी ठीक है, लेकिन ये पाई बाई 4 t इक्वल टू 0 पे है, लेकिन उस समय ये कहाँ चला गया है? पाई पे चला गया है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4। तो ये 3 पाई बाई 4 आगे है। इसको कहने का ये तरीका है, या ऐसे बोलेंगे कि ये जो करंट है ना 3 पाई बाई 4 लीड कर रहा है, या ये वोल्टेज है ना 3 पाई बाई 4 लैग कर रहा है। ये तरीका होता है इसको समझने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अगर हमारे पास ये है एसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रेजिस्टेंस, तो अल्टरनेटिंग करंट और वो भी कब? जब प्योर रेजिस्टेंस है। तो ये रहा हमारे पास सर्किट रहा, और इसमें जो वोल्टेज है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल फंक्शन है, और ये रहा हमारा आर रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कोई भी भेदभाव नहीं करता, या तो डीसी करंट हो या एसी करंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, करंट जो होता है हमारा, पोटेंशियल जो भी है अपन आर होता है यूजिंग ओम्स लॉ। वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अपन आर आ गया, और वी नॉट अपन आर को क्या बोलते हैं? आई नॉट बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा करंट क्या आ गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं फिर से बता दूँ, वोल्टेज कितना था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया ना? तो इसका हम क्या बनाते हैं? वेक्टर और फेजर डायग्राम। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे डायग्राम, जो फेजर डायग्राम जो बनाते हैं, और उसके साथ ही ग्राफिकल भी चीज़ें देखी थी कि फेजर डायग्राम बनाने के साथ ही हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको भी देखा था। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये रहा हमारे यहाँ से यहाँ तक
एक वोल्टेज जो कि इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, है नहीं। और ये चूंकि ओमेगा टी एंगल है तो ये ओमेगा टी एंगल फॉर्म्ड हुआ है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे ये वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉस ओमेगा टी आएगा और ये साइन ओमेगा टी आएगा। यहाँ हमें कॉस से तो कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, साइन से मतलब है। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, आप सोचेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे ही क्यों ले रहा हूँ। इसका कारण यह है कि हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें वी नॉट साइन ओमेगा टी से मतलब है। हमने एक वेक्टर की तरह माना है, इसलिए माना है ताकि वी नॉट इस फॉर्मेट में आ जाए। इस फॉर्मेट में कब आएगा, जब इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे रखे, समझ में ओमेगा टी अगर यहाँ लेते हैं तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, सीधे हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, और ये लेंथ कितना रहा वी नॉट है। इसका प्रोजेक्शन इस पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा, ठीक है। आर से डिवाइड किया तो करंट आ गया। तो देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में सिर्फ कितना का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई आर है वो, तो आर जो करंट में आई नट ये आर टाइम्स कम हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास आई नट, और उसका जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। ये रहा हमारे पास फेजर डायग्राम। अब देखिए इसका हम क्या ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ को अलग भी बना सकते हैं, यहाँ सामने बनाने से हमें फील आएगा थोड़ा सा कि देखिए ये वोल्टेज है तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। ये कैसा है, ये जो है ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला जो ग्राफ है ये बड़ा वाला, ये क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर वी ले लेंगे। अगर नीचे वाला ग्राफ लेंगे तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का ग्राफ है। तो चूंकि दोनों का फेज देखिए, यहाँ फेज इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी है, इसीलिए एक ही साथ जीरो होगा और एक ही साथ क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा, इसीलिए। लेकिन चूंकि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, इससे कम है, वो वी नॉट है और ये वी नॉट बाई आर है, इसलिए इसके जस्ट नीचे आया। ये पाई हो गया, ये ओमेगा टी हो गया एक्सिस, और ये या तो आप वी एक्सिस मानिए तो ये वाला ग्राफ होगा, या तो आप आई एक्सिस मानिए तो नीचे वाला ग्राफ आएगा। दोनों एक साथ हमने मर्ज किया है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि इस केस में होता है एसी सर्किट इन प्योर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला है वी एंड आई आर इन सेम फेज, सही है। इसमें ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी है, ऑब्वियसली सेम फेज है। इन वेक्टर और फेजर बोथ आई एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन। हाँ, जब भी फेज सेम आ गया तो देखिए जिस डायरेक्शन में हमने वोल्टेज को वेक्टर मानकर ऐसे किया है उसी डायरेक्शन में आई भी है, जस्ट उस पर ओवरलैप कर गया है, भले ही आई का अमाउंट कम है, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ये हम इसमें भी यूज करेंगे और इसके बाद वाले में भी यूज करेंगे, जिसमें आएगा एसी सर्किट इन प्योर कैपेसिटेंस आ गया या इंडक्टेंस आ गया, इन सब चीज़ का हम यूज करेंगे। तो हम हो सके तो वहाँ पे ये नहीं लिखे, बस ये जान लीजिए तीनों केस में ये कॉमन हो जाएगा कि करंट का या वोल्टेज का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे होता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट देता है रेस्पेक्टिवली। देखिए अब आते हैं लास्ट बात, इसमें पावर जो होता है क्या होता है, V इंटू आई होता है। हम इस बात को जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो पावर V कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया ना, देख समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर ओमेगा टी टाइम टू टाइम वेरी करते जा रहा है, इसीलिए हम क्या लिया, एवरेज पावर लिया हमने क्या लिया, एवरेज पावर लिया। तो एवरेज पावर लिया तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और उसका क्या हो गया, वी नॉट आई नॉट बाई 2 आ गया। समझ में आया। तो हमारे पास इस केस में एवरेज पावर कितना आता है, वी नॉट आई नॉट बाई 2। इसको एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी सर्किट यूज करता है डिवाइस, जो देखिए कोई भी डिवाइस जो है या हमारे हाउस होल्ड में जो बिजली बिल आता है या सब्जी कौन सा यूज करता है, आरएमएस यूज करता है। तो पावर को हम आरएमएस के टर्म में ही हम देखते हैं। तो पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। समझ में आया। वी आरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट 2
आई आर एम एस क्या होता है, आई नट बाई रूट 2, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, वी नट इंटू आई नट। बात समझ में आया, और डिवाइडेड बाई 2, ये वही आया जो यहाँ आया था, या तो वैसे करे या तो ऐसे करे, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो आप इसको छापिए। अब जो है हमारे पास सेकंड वाला है, वो क्या है, जब प्योर इंडक्टेंस है तो उस समय हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा। तो देखिए ये रहा हमारे पास एक सर्किट है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये एक इंडक्टर है एल है। तो किसी टाइम पे यहाँ पे मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो किया किसी इंस्टेंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस बना और यहाँ पे माइनस बना। ठीक है, ओम्स लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे। चूंकि ये एक इंडक्टर है तो इंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो केवीएल जब अप्लाई किया तो क्या आया, V यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि करंट उस इंस्टेंट पे जब माना है ना तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगले इंस्टेंट पे भले ही ऐसे फ्लो करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन हम इस इंस्टेंट पे दिख रहे हैं तो क्या होगा, V माइनस पिछले वाले चैप्टर से यहाँ पे कितना इंड्यूस होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल इंड्यूस होता है L di बाई डी टी, यहाँ पे तो माइनस में यहाँ पे आएगा इस वाले में, तो V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 हमने लिख लिया केवीएल अप्लाई करके। तो देखिए V क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, उधर से एल डी आई बाई डी टी ले गया, डी टी से मल्टीप्लाई किया, L को नीचे लाया, तो उधर डी आई बचा, और इधर वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी आया। ठीक है, और साथ में ओमेगा से डिवाइड हो गया, क्योंकि ये तो टी रहता तब ना, लेकिन यहाँ तो ओमेगा टी है इसलिए ओमेगा से डिवाइड हो गया, और यहाँ क्या बचा, आई बचा। अब हमने क्या किया, इस कॉस ओमेगा टी को हम साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपेयर होगा ना वो इससे कंपेयर करना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो इसका करंट का जो शकल होना चाहिए ना वो साइन के फॉर्म में होना चाहिए, तो कैसे भी करके हम साइन में चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लाएंगे, तो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। देखिए हमने पहले माइनस वी नॉट अपन ओमेगा एल वैसे ही रखा, बस इस साइन को चेंज कर दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख लिया, माइनस को वैसे ही रखा। अब चूंकि साइन में साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो जब इस माइनस को हम जब अंदर ले जाएंगे तो वी नॉट अपन ओमेगा एल, हमारा जो टारगेट था क्या, पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव आ गया, तो ये अंदर पूरा निगेटिव हो जाएगा। जब बाहर से साइन में अंदर ले जाते हैं तो अंदर निगेटिव हो जाता है, बाहर से निगेटिव जब साइन के अंदर ले जाते हैं तो जब अंदर ले गए तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी पहले था, अब कितना आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो करंट देखिए हमारा दो डिमांड था क्या, एक तो साइन के फॉर्मेट में लाने का, आ गया साइन के फॉर्मेट में, एक बाहर पॉजिटिव लाने का, आ गया पॉजिटिव। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे फेज क्या है, वोल्टेज में फेज ओमेगा टी है, इसका क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी जो करंट है वो लैग कर रहा है पाई बाई 2 फेज में, या इसको बोलेंगे वोल्टेज पाई बाई 2 लीड कर रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से वहां पे प्योर रेजिस्टेंस वाले केस में हमारे पास वी नॉट बाई आर आया था, लेकिन यहाँ क्या आया, ओमेगा एल आया, तो ये जो है रेजिस्टेंस की तरह है लेकिन रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, समझ में आया ना। तो इसको जो बोलते हैं ना नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये कुछ डिस्कशन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए फेजर और वेक्टर डायग्राम, इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ऐसे बनाया, ये ओ रहा, एक्स रहा, ओ रहा, वाई रहा, ये रहा वी नॉट, ये साइन ओमेगा टी यहाँ है, ओमेगा टी ऐसे फॉर्म हुआ है, और ये रहा वी नॉट लेंथ का है, इसका वाई पे प्रोजेक्शन क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा। अब देखिए करंट जो है ऑब्वियसली ओमेगा एल से जब डिवाइड हुआ है तो ये कम हो गया है, यानी कि ये वी नॉट कम हो गया है,
कितना, ये जो करंट हो गया वी नॉट अपन ओमेगा एल, तो लेंथ जो है वो कम हो गया करंट का, तो ये करंट रहा आई नॉट जो कि हो गया वी नॉट अपन ओमेगा एल। इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। अब देखिए इंस्टेंटेनियस करंट तो देगा, हाँ इन दोनों में ऐसा क्यों है, पहले वाले में क्या था कि इस पे ओवरलैप कर जाता था प्योर रेजिस्टेंस में, क्योंकि वहाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी था और आई नॉट साइन ओमेगा टी था, दोनों सेम फेज में थे। लेकिन यहाँ पे करंट पाई बाई 2 लैग कर रहा है, पीछे है, तो ये वोल्टेज का हुआ, तो पाई बाई 2 पीछे, ये पाई बाई 2 पीछे है, या ये पाई बाई 2 आगे है करंट से, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये रहा फेजर, इसके सामने हमने बना दिया क्या, ग्राफ। तो ग्राफ जो है वी नॉट के सामने वी नॉट, ये रहा हमारा वी नॉट का, देखिए मैक्सिमम ऐसे जाएगा, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और करंट जो है यहाँ से शुरू होगा इसे, तो कुछ इधर समझ में आ रहा है ना। जब करंट मैक्सिमम होगा, देखिए पाई बाई 2, जब t इक्वल टू 0 की बात करूँ तो t इक्वल टू 0 पे ये वोल्टेज 0 हो जा रहा है, ये इंस्टेंटेनियस 0 हो रहा है, उस समय यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम आ रहा है, और भी निगेटिव में। ये जो है ना ऐसे जो है ऐसे कुछ करके शिफ्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, वोल्टेज का था, और ये क्या था, करंट का था। जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस समय वोल्टेज मिनिमम होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। अमाउंट वाइज बात कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट ऑलवेज लैग्स। हमने तो इसको बता दिया है, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लेंगे तो सही रहेगा। ये पहला पॉइंट क्या है कि इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है ना लैग करता है पाई बाई 2 से, ठीक है, या वोल्टेज लीड करता है। दूसरा, जस्ट लाइक आर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट हियर वी हैव ओमेगा एल डिनोटेड बाई एक्सएल। हाँ, इस ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर है यहाँ पे, इंडक्टेंस एल है ना, तो यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे इंडक्टेंस एल है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोट कैसे करते हैं, एक्सएल से, ठीक है। और यहाँ पे एक्सएल जो है नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सब बता दिया है मैंने। यूनिट क्या होता है, हाँ यूनिट होता है ओम्स, ठीक है। देखिए इसका यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए। यहाँ जब वोल्टेज है तो यहाँ वोल्टेज का यूनिट आएगा, और यहाँ रेजिस्टेंस का ही यूनिट आना चाहिए ना, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हेनरी पर सेकेंड, इसका हेनरी होता है और इसका क्या होता है, पर सेकेंड होता है। अब लास्ट, हाँ देखिए अब पावर की बात करते हैं। तो पावर जो है वो क्या है, V इंटू आई होता है। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी आई क्या है, वी नॉट अपन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी तो यहाँ आई नॉट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैंने लिख दिया है आई नॉट को वी नॉट अपन ओमेगा है। और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्या लिखा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और माइनस बाहर कर लिया, तो यहाँ गया माइनस वी नॉट स्क्वायर अपन ओमेगा एल। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, साइन 2 ओमेगा टी ऊपर फॉर्म हो गया और नीचे 2, तो वी नॉट स्क्वायर अपन 2 ओमेगा एल माइनस के साथ और साइन 2 ओमेगा टी। इसका हमें ये आया पावर। लेकिन ये तो एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस पावर है ना, तो एवरेज जब पावर निकालेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी सिर्फ बचा एवरेज में, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास जो पावर होता है वो 0 होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट कॉन्टेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये थर्ड वाला है। यहाँ पे ये एक सर्किट है, एसी सर्किट है, इसमें कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, और ये सोर्स वोल्टेज है जो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी एज यूजुअल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, ठीक है, कि इस सर्किट में जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है वो क्या आता है। निकालने के बाद हम फिर वैसे ही करेंगे जो करते आ रहे हैं, फेज कंपेयर करेंगे करंट का और इस वोल्टेज का, और भी जो टर्म्स आएंगे हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, देखिए यहाँ से जब किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो किया, ठीक है,
बाद में तो यहाँ से इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने वाले हैं, तो इसलिए किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं इधर से करंट फ्लो किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से कैपेसिटेंस में क्या आता है, वोल्टेज, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ईएमएफ आता है। तो कितना आता है हमें पता है, Q इक्वल टू V इंटू सी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा ना वो कितना हो जाएगा, Q बाई सी। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो सोर्स का है कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, और फिर यहाँ पे कितना आया, Q बाई सी आया। करेक्ट। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, KVL अप्लाई किया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले कॉन्सेप्ट में भी यही किया था। तो V माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। KVL पूरे सर्किट में अप्लाई किया तो V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और Q बाई सी उधर चला गया। करेक्ट। C से मल्टीप्लाई हुआ और Q बच गया, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, V नॉट सी साइन ओमेगा टी। करेक्ट। Q थोड़े ना हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, dQ बाई dt, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यानी कि इसको हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो V नॉट और C वैसे ही रहेगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ओमेगा बाहर आ गया तो ये हो गया V नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। देखिए इसका जो चेहरा है करंट का, V नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो चूंकि फेज को अगर कंपेयर करना है तो इसे भी हमें साइन में लाना होगा। तो देखिए कॉस ओमेगा टी होता है कितना, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिख दिया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो V नॉट अपॉन, इसको देखिए ओमेगा सी जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ नीचे। ऐसा इसलिए किया ताकि हम V नॉट, यहाँ पे जो करंट होता है ना, V नॉट अपॉन R, इस टाइप से, ताकि हम इसको रेजिस्टेंस की तरह देख सके, है नहीं वो, ठीक है। तो ये एक टर्म आया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओवरऑल करंट क्या हुआ, करंट जो हमारा हुआ V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। वोल्टेज कितना आया हमारे पास, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब चलिए अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फेज का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है पॉजिटिव है, ठीक। तो फेज का जो हमें मतलब होता है ना, साइन ओमेगा टी इधर से और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इधर से। तो देखने से तो साफ साफ दिख रहा है ना, करंट जो है पाई बाई 2 लीड कर रहा है, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है पाई बाई 2 लैग कर रहा है। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देख लिया। अब दूसरी बात, वेक्टर और फेजर डायग्राम से इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेजर तो हम लोग पढ़े ही हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ये OX मान लिया, ये OY मान लिया, तो इसको V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हम एज यूजुअल यही करते थे ना यहाँ पे। और इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा देखते थे, करंट किधर जा रहा है। करंट अगर वेक्टर की तरफ माने तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी है, और यहाँ पे V नॉट आ गया। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देगा, ठीक है। ये सब बातें हो चुकी है, ठीक। अब देखिए इसका ड्रॉ करना है, तो V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऑब्वियसली करंट जो है लीड करेगा कितना से, पाई बाई 2। तो इससे आगे हमारा एंगल ऐसे जा रहा है ना, तो इससे पाई बाई 2 आगे ये एंगल, ये हो गया हमारा पाई बाई 2, और ये रहा करंट का, ये आई नॉट यानी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन इस पे होगा ना, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये V देगा, यहाँ पे ये I देगा। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सिंपल ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या होगा, हम इसको अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बनाएंगे और इसके सामने हम मार्क कर देंगे। देखिए ये रहा, या तो I का ग्राफ हो सकता है और V का ग्राफ हो सकता है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने माना V का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो ये रहा V t इक्वल टू 0 पे 0 यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा, V नॉट तक जाएगा, और ये रहा ऐसे कुछ ग्राफ आ गया।
v का वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। i का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो i π/2 आगे है, यानी t इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा करंट, यानी यहाँ से मैक्सिमा से स्टार्ट होगा, लेकिन लेंथ तो कम होता है ना, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। जहाँ ये मैक्सिमा होगा वोल्टेज, वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली करंट 0 होगा, और जहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है ना वो मिनिमम होगा, वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे करके जाए, ये इंस्टेंटेनियस की बात है, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज 0 हो गया है तो करंट भी 0 होना चाहिए, वो एक अलग है, वो जब डीसी होगा डायरेक्ट करंट होगा तो। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात हुई, यहाँ बहुत थोड़े समय में बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास, और ये करंट का ग्राफ ये कितना है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये है वोल्टेज का ग्राफ वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर हो गया और ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक हमने जो पढ़ा हम, हाँ इसका डिस्कशन नहीं किए थे। देखिए ये जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो है नहीं वो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। जिस तरह से वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस था ना, वो कितना था, एक्सएल से डिनोट करते थे उसको, और वो कितना था, ओमेगा एल था, लेकिन यहाँ पे 1/ओमेगा c आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा 1/ओमेगा c को कैसे डिनोट करते हैं, xc से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सारा कंफ्यूजन मैं 2 मिनट में दूर कर दे रहा हूं, अभी तक क्या था, ठीक है। चलिए, हाँ तो ये जितने भी टर्म्स आए, XL, XC, रेजिस्टेंस, इसको हम एक अच्छे से फॉर्मेट में देख लेते हैं ताकि हम कभी ना भूल पाए। देखिए या तो रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस में 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या x प्लस आयोटा y होता है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है y, और x क्या है, रियल पार्ट है। और इम्पीडेंस को कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब बाधा। तो ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो है रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन, जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। याद रखिए, नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंस होता है वो 2 तरह का होता है, एक इंडक्टिव सर्किट के लिए हो सकता है और एक कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो सकता है। तो जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है ओमेगा एल। और जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो वहाँ पे हम उसको एक्सी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, यानी जेड ये भी है, जेड ये भी है, जेड ये भी है। हाँ, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, पावर। तो पावर जो होता है वोल्टेज इनटू करंट होता है। वोल्टेज क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना है, वी नॉट ओमेगा सी साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, करेक्ट। तो वी नॉट स्क्वायर ओमेगा सी हो गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे डिवाइड किया, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा टी हो गया। और इधर क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर ओमेगा सी बाई 2 हो गया, करेक्ट। तो अब देखिए ये तो हुआ इंस्टेंटेनियस पावर हो गया ना, तो एवरेज पावर निकालेंगे हम। तो एवरेज पावर क्या होता है, इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, हमारे पास क्या बचा, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकाला तो क्या आ गया, 0 आ गया, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा लेक्चर फिनिश हो गया। हाँ, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।